हाय दोस्तों, वेलकम टू बिंदी स्टडी हब। आज हम यहाँ पे चर्चा करेंगे प्राचीन भारत के इतिहास से कुछ जुड़े महत्वपूर्ण तथ्य वन लाइनर फैक्ट की चर्चा करेंगे। इसके पहले हम देख चुके हैं, जो प्राचीन भारत को हमने स्टार्ट किया था उसमें हमने देखा था कि वेद कितने होते हैं, वेद के बारे में चर्चा की थी। चारों वेद के बारे में हमने चर्चा की थी। उसके साथ साथ हमने पुराण को डिस्कस किया था, पुराण के बारे में डिस्कस किया गया। आज यहाँ पे हम देखेंगे जो वन लाइनर महत्वपूर्ण फैक्ट हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। यदि आपने वेदों से रिलेटेड वीडियो नहीं देखी है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर एंशिएंट हिस्ट्री से आप प्राचीन भारत के इतिहास की वीडियो देख सकते हैं, जिसमें हमने उन्हीं फैक्टों को साझा किया है जो हमारे लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। क्या देखेंगे, जो पहला हमारा फैक्ट है, वन लाइनर फैक्ट है, वह ये है कि 1400 ईसा पूर्व का जो अभिलेख है बोगाज कोई, आपको याद रखना है जो बोगाज कोई अभिलेख है इसे हम किस नाम से जानते हैं? इसका एक और नाम है, इसे हम एशिया माइनर, बोगाज कोई अभिलेख है इसे हम एशिया माइनर के नाम से भी जानते हैं। इससे जो वैदिक देवता हैं मित्र, वरुण, इंद्र और नासक, इनके नाम मिलते हैं। देवता मित्र, वरुण और इंद्र के नाम मिलते हैं। किस अभिलेख से मिलते हैं आपको याद रखना है, बोगाज कोई अभिलेख से इनके नाम की जानकारी मिलती है। देखते हैं अगला फैक्ट है। जो अगला फैक्ट है वो हमारा है मध्य भारत में भागवत धर्म के विकसित होने का जो प्रथम प्रमाण मिलता है, वह हेलियोडोरस के बेस नगर, आपको याद रखना है हेलियोडोरस का जो बेस नगर बिदिशा में जो गरुड़ स्तंभ होता है, इस स्तंभ से मिलता है। यह आपको याद रखना है, यह पूछा गया क्वेश्चन है कि मध्य भारत में भागवत धर्म के विकसित होने का प्रमाण कहाँ से मिला है। तो हेलियोडोरस का जो बेस नगर बिदिशा का गरुड़ स्तंभ है वहाँ से प्राप्त होता है यह अभिलेख। इसके बाद देखेंगे अगला जो फैक्ट है, अगले फैक्ट की चर्चा करेंगे। हमारा अगला फैक्ट है कि सर्वप्रथम भारतवर्ष का जिक्र है यह हाथी गुफा अभिलेख में मिला है। आपको याद रखना है, वेरी वेरी मोस्ट क्वेश्चन है। सबसे पहले भारतवर्ष का जो जिक्र किस अभिलेख में मिला है तो आपको याद रखना है वह मिला है हाथी गुफा अभिलेख में। बढ़ते हैं अगले तथ्य की ओर। जो हमारा अगला तथ्य है वह है कि सती प्रथा का जो पहला साक्ष्य है, आपको याद रखना है सती प्रथा का जो पहला साक्ष्य है वह एरण अभिलेख सागर से प्राप्त हुआ है। और यह जो एरण अभिलेख सागर में स्थित है, एरण अभिलेख यदि पूछा जाए कि किसका है तो यह भानुगुप्त का है। तो याद रखना है वो सती प्रथा का जो पहला साक्ष्य मिला है वह एरण अभिलेख सागर से मिला है जो भानुगुप्त का है। इसके बाद चर्चा करेंगे अगले फैक्ट के बारे में। देखेंगे जो अगला हमारा फैक्ट है, अगला महत्वपूर्ण तथ्य है, देखेंगे सातवाहन राजाओं का जो इतिहास है। जो सातवाहन राजा थे, सातवाहन जैसे सिमुख हुए और कुछ अन्य शासक है, सातवाहन राजाओं का पूरा इतिहास उनके अभिलेख के आधार पर लिखा गया है, ये आपको याद रखना है। सातवाहन का जो इतिहास है वह उनके अभिलेख के अनुसार लिखा गया है, यह आपके लिए इम्पोर्टेंट है। इसके बाद देखेंगे अगला जो हमारा महत्वपूर्ण तथ्य है रेशम बुनकर, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसको पीएससी ने भी पूछ रखा है और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में भी पूछे जा चुके हैं। तो याद रखना है आपको कि जो रेशम बुनकर है इनकी जानकारी किस अभिलेख से प्राप्त होती है। तो आपको याद रखना है मंदसौर अभिलेख से जानकारी प्राप्त होती है। किसकी? रेशम बुनकर की जो जानकारी प्राप्त होती है वह मंदसौर अभिलेख से प्राप्त होती है। इसके बाद आप याद रखेंगे, अगला देखेंगे, अगला जो फैक्ट है हमारा नवपाषाण पुरा स्थल बुर्ज होम से गर्त आवास या गड्ढा घर का जो साक्ष्य मिला है, इसमें उतरने के लिए सीढ़ियाँ होती थीं। तो आपको कहना क्या चाहता है, देखना है कि कश्मीर में स्थित है। कश्मीर में जो नवपाषाण पुरा स्थल बुर्ज होम है इसमें गड्ढा घर का साक्ष्य मिला है और इसमें उतरने के लिए सीढ़ियाँ पाई गई हैं। तो आपसे पूछ सकता है कि जो उतरने के लिए सीढ़ियाँ पाई गई हैं गड्ढा घर में, उसका साक्ष्य कहाँ से मिला है? तो नवपाषाण काल स्थल या पूरा स्थल जो बुर्ज होम है उससे मिला है, आपको ध्यान रखना है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है आपके लिए। देखते हैं अगले फैक्ट की ओर बढ़ते हैं। जो अगला हमारा महत्वपूर्ण तथ्य है, देखना है प्राचीन सिक्के के जो साक्ष्य मिले हैं। प्राचीन सिक्के को हम कौन सा सिक्का कहा जाता है? प्राचीन सिक्कों को
आहस सिक्का कहा जाता है और इसे साहित्य में का सार्पण कहा गया है। वेरी वेरी मोस्ट है। प्राचीन सिक्कों किस सिक्के के नाम से जानते हैं? आहस सिक्के के नाम से जानते हैं और इसे साहित्य में का सार्पण कहा गया है। ये भी आपको ध्यान में रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखते हैं हमारा जो अगला फैक्ट है, देखेंगे जो समुद्रगुप्त के बारे में चर्चा करेंगे। जो समुद्रगुप्त की बीड़ा बजाती हुई प्रतिमा मिली है उसके बारे में देखेंगे। समुद्रगुप्त की जो बीड़ा बजाती हुई प्रतिमा प्राप्त हुई है, तो समुद्रगुप्त की बीड़ा बजाती हुई मुद्रा वाले सिक्कों से पता चलता है कि समुद्रगुप्त उसके जो सिक्के थे तो उसमें बीड़ा बजाती हुई उसकी एक समुद्रगुप्त की बीड़ा बजाती हुई मुद्रा वाले सिक्के से उसके संगीत प्रेमी होने का साक्ष्य मिलता है। तो समुद्रगुप्त पूछ दे कि समुद्रगुप्त के संगीत प्रेमी होने का साक्ष्य कहाँ से मिलता है? तो याद रखना, बीड़ा बजाती हुई जो उसकी मुद्रा थी उसमें उसकी फ़ोटो थी, उससे मिलता है ये साक्ष्य। बढ़ते हैं अगले फैक्ट की ओर। अगला फैक्ट देखेंगे। अगला जो हमारा फैक्ट है यह है अरिकमेडु। याद रखना है, अरिकमेडु जो पुदुचेरी है के निकट रोमन सिक्के प्राप्त हुए हैं। तो आपसे पूछ सकता है रोमन सिक्के कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो आपको याद रखना है रोमन सिक्के अरिकमेडु पुदुचेरी से प्राप्त हुए हैं। ये आपको ध्यान में रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके बाद चर्चा करेंगे अगले फैक्ट की। अगला जो महत्वपूर्ण तथ्य है उसके बारे में देखेंगे। उत्तर भारत के मंदिर होते थे, जो उत्तर भारत के मंदिरों के निर्माण की कला को हम किस शैली के नाम से जानते हैं? नागर शैली। और दक्षिण भारत के मंदिरों के निर्माण की कला को हम द्रविड़ शैली कहते हैं। वेरी वेरी मोस्ट क्वेश्चन है और यह 5 से 6 बार इससे क्वेश्चन पूछा जा चुका है, आपको याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। उत्तर भारत में मंदिर निर्माण की शैली को किस नाम से जाना जाता है या दक्षिण भारत में शैली के निर्माण किस नाम से जाना जाता है, सीधे आपसे पूछ लेता है। इसके बाद देखेंगे अगले फैक्ट की चर्चा करेंगे। जो अगला फैक्ट है वह दक्षिणापथ के मंदिर के निर्माण की शैली को नागर और द्रविड़ दोनों शैली का प्रभाव पड़ा है, अतः यह बेसर शैली कहलाती है। जहाँ पे नागर शैली प्लस द्रविड़ शैली दोनों से मंदिर बने होते हैं उसे हम किस शैली के नाम से जानते हैं? बेसर शैली के नाम से जानते हैं। जहाँ पे नागर और बेसर दोनों शैली का, नागर शैली और द्रविड़ शैली दोनों का प्रभाव मिलता है उसे हम बेसर शैली के नाम से जानते हैं। आपको याद रखना है, एक काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पे एक वर्ड हो जाता है पंचायतन क्या है। आपको याद सीधे सीधे पूछ देता है पंचायतन क्या है, चाहे 20 वर्ड में हो चाहे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो, पूछा गया भी क्वेश्चन है यह पंचायतन क्या है। तो आप पंचायतन को याद रखना है कि पंचायतन संबंधित किससे है? तो यह मंदिर रचना शैली से संबंधित है। यदि देखा जाए तो एक हिंदू मंदिर तब पंचायतन शैली का कहलाता है जब उसके मुख्य द्वार सहित 4 अन्य सहायक मंदिरों से घिरा होता है, तो उसे हम कहते हैं पंचायत शैली का मंदिर। देखते हैं भारत में कुछ पंचायत शैली के मंदिर उपस्थित है, उनके बारे में देखेंगे। कंदरिया महादेव मंदिर खजुराहो में है, यह पंचायतन शैली में है, मध्य प्रदेश खजुराहो में स्थित है। बृहदेश्वर मंदिर भुवनेश्वर में है, यह भी पंचायतन शैली का उदाहरण है। लक्ष्मण मंदिर है खजुराहो में, काफ़ी फेमस मंदिर है, यह भी पंचायतन शैली से बना हुआ है। एक लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर में है, यह भी पंचायतन शैली से बना हुआ है। और वेरी वेरी मोस्ट क्वेश्चन है दशावतार मंदिर जो देवगढ़ उत्तर प्रदेश में है, यह कम से कम 3 से 4 बार पूछा जा चुका है दशावतार मंदिर। तो आपको याद रखना है, एक तो पंचायतन शैली का उदाहरण है, दूसरा है देवगढ़ उत्तर प्रदेश में स्थित है। तो यह आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, आपको ध्यान में रखना है। और हमने पहले ही बताया है कि यहाँ पे हम उसी फैक्ट की चर्चा करेंगे जो हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके बाद देखेंगे अभिलेख की हम चर्चा कर रहे थे, तो देखेंगे अभिलेख का जो अध्ययन होता है उसे हम किस नाम से जानते हैं? अभिलेखों का जो अध्ययन होता है उसे हम एपिग्राफी नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? एपिग्राफी नाम से जानते हैं। अभिलेखों के अध्ययन को हम एपिग्राफी नाम से जानते हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। जो अभिलेखों का अध्ययन होता है वह एपिग्राफी कहलाता है। बढ़ते हैं अगले फैक्ट की ओर। जो हमारा अगला फैक्ट है, देखेंगे अगला फैक्ट है अर्थशास्त्र जो पुस्तक है उसके लेखक कौन है? चाणक्य, और चाणक्य को ही कौटिल्य और विष्णुगुप्त कहा जाता है। तो आपको याद रखना है अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक कौन है? चाणक्य और कौटिल्य। और यह क्वेश्चन सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में बार बार पूछा गया है। यदि आपको यकीन न हो तो आप पेपर उठा के देख सकते हैं, यह फेवरेट क्वेश्चन है एग्जामिनर का, तो आपको इसको ध्यान में रखना है। इसके बाद बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। कलहड़ द्वारा रचित पुस्तक
कल्हड़ द्वारा रचित पुस्तक रजत तरंगिणी है, जिसका संबंध कश्मीर के इतिहास से है। यह भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है, कई बार पूछा जा चुका है, तो आपको ध्यान में रखना है। कल्हड़ द्वारा जो रचित पुस्तक उसका नाम क्या है? रजत तरंगिणी पुस्तक के लेखक कल्हड़ है। इसके बाद बात करेंगे पाणिनि द्वारा एक लिखी पुस्तक है अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी पाणिनि द्वारा लिखित है और यह संस्कृत भाषा की व्याकरण की प्रथम पुस्तक मानी जाती है। यह भी क्वेश्चन आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। पाणिनि द्वारा रचित पुस्तक कौन सी है जो संस्कृत व्याकरण की प्रथम पुस्तक मानी जाती है? उसका नाम है अष्टाध्यायी, आपको ध्यान में रखना है। देखते हैं अगले फैक्ट की ओर बढ़ते हैं कि कात्यायन की जो गार्गी संहिता है यह क्या है? तो कात्यायन की जो गार्गी संहिता है यह एक ज्योतिष ग्रंथ है, आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो हमने देखा अष्टाध्यायी जो पाणिनि की है, संस्कृत व्याकरण की प्रथम पुस्तक मानी जाती है। या फिर कल्हड़ द्वारा रचित पुस्तक है रजत तरंगिणी, जिसका संबंध कश्मीर के इतिहास से पूछा जा चुका है कि रजत तरंगिणी का संबंध किससे है, तो आपको याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके बाद बात करेंगे पतंजलि जो पुष्पमित्र शुंग के पुरोहित थे, इन्होंने महाभारत से जो पतंजलि पुष्पमित्र शुंग के पुरोहित थे, इसका पता महाभारत से चलता है। ये आपको याद रखना है कि पतंजलि थे जो पुष्पमित्र शुंग के पुरोहित थे, इसका पता हमें महाभारत से चलता है, ये आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद देखेंगे अगले फैक्ट की ओर बात करें चलेंगे और देखेंगे कि शतपथ ब्राह्मण में स्त्री को क्या कहा गया है। जो शतपथ ब्राह्मण है उसमें स्त्री को क्या कहा गया है? पुरुष की अर्धांगिनी कहा गया है। यह इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। यह भी क्वेश्चन एक दो बार पूछा जा चुका है। यदि पूछ दे कि स्त्रियों की सर्वाधिक गिरी हुई स्थिति कहाँ पाई गई है, तो स्त्रियों की सर्वाधिक गिरी हुई स्थिति जो पाई है वह पाई गई है मैत्री संहिता में। किसमें पाई गई है? मैत्री संहिता में स्त्रियों की सर्वाधिक गिरी हुई स्थिति पाई गई है, तो यह आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद बात करेंगे गायत्री मंत्र के बारे में बात करेंगे। गायत्री मंत्र का उल्लेख कहाँ पे मिलता है? तो गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है और इसके बारे में हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं। जो हमारा प्राचीन भारत इतिहास का प्रथम वीडियो था, इस पर हमने वेद के बारे में चर्चा की है। उसमें हमने बात की है गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद में किया गया है। इसके बाद देखेंगे सामवेद को जो भारतीय संगीत का जनक माना जाता है, हमने पहले भी चर्चा की है। किस वेद को भारतीय संगीत का जनक माना जाता है? तो हमने देखा है सामवेद को, और यह दोनों क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, आप देख सकते हैं। यदि आप तैयारी कर रहे हैं तो आपको खुद ही पता होगा कि यह कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। देखिए गोत्र का वर्णन किस वेद में मिलता है? तो जो गोत्र का वर्णन होता है वह अथर्व वेद में मिलता है। इसके बाद अगले फैक्ट की चर्चा करेंगे। अगला जो हमारा फैक्ट है, मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन प्रमाण एवं अगर पूछ दे कि सबसे प्राचीन एवं प्रमाणिक पुराण कौन सा माना जाता है, तो आपको याद रखना है सबसे प्राचीन एवं प्रमाणिक पुराण है मत्स्य पुराण। और यह भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है MPPSC में। यह भी क्वेश्चन MPPSC में पूछा जा चुका है। MPPSC में यह भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो आप देख सकते हैं MPPSC में ये तीनों क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यह वीडियो आपके लिए कितनी इंपॉर्टेंट हो सकती है। इसके बाद देखेंगे यजुर्वेद एक ऐसा वेद है जो गद्य एवं पद दोनों में लिखा हुआ है। यह भी MPPSC में पूछा गया क्वेश्चन है। MPPSC, MPSI और पटवारी में पूछा गया क्वेश्चन यह है, तो आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद जो हमारा अंतिम फैक्ट है वह है भारत के जो सर्वप्रथम धर्म ग्रंथ है वो हैं ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। इसको आपको याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके बारे में हमने चर्चा कर चुके हैं पिछले वीडियो में, आप देख सकते हैं प्लेलिस्ट में जाके, वहाँ पे आपको मिल जाएगा। यदि आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई हो तो हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सभी को इसका लाभ मिल सके, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। यदि आप हमारे इस वीडियो की लिंक प्राप्त करना वीडियो की PDF प्राप्त करना सकते हैं। यदि आपको वीडियो की PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल बिंद स्टडी हब को ज्वाइन कर सकते हैं। आप बिंद स्टडी हब टाइप करेंगे टेलीग्राम में तो वहाँ पे आपको हमारा चैनल मिल जाएगा। वहाँ से आप आसानी से वीडियो देख सकते हैं और PDF प्राप्त कर सकते हैं। एक बार पुनः यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं ऐसी ही वीडियो के साथ अगले चैप्टर में।